स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लाए हैं वीडियो में सेट ए का सॉल्यूशन। जो भी एमपी बोर्ड से हमें 4 सेट मिले हैं प्री बोर्ड के लिए क्लास 10th के, उसका आज हम सेट ए का सॉल्यूशन देंगे और कंटिन्यू विथ चारों सेट हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आपको रीडिंग का है, मतलब ये जो पैसेज आपको मिलेगा उसके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले आपको पैसेज को बहुत अच्छी तरह से रीड करना होगा, तभी जाके आपको आंसर्स आपको अच्छी तरह से मिल पाएंगे। और आंसर इसके बहुत ईजी होते हैं। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, the narrator of the passage is a patient of. Answer is B. Polio. Second question, to say something about the future is to. Answer is B. Predict. Third question is, the narrator was the 7th child in a family that had. Answer is B. 8 children. Next question, polio, the dreaded disease, mainly affects the. Option is, answer is A. brain and spinal cord. Question number 5th, what made the narrator look like a foreigner? So answer is option number A. he was fair and brown haired. चलिए हम देखते हैं पैसेज नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, which of these does not house the Great Pyramid? The answer is option number B. Northern Egypt. Next, how many stone blocks constitute the pyramid? Answer is A. more than 2 million. Third question, most of the blocks in the pyramid weighed about dash tons. तो आंसर इज बी, 2 और 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज 1? आंसर इज सी, पिरामिड. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? तो इसमें फॉल्स कौन सा है? खुफू वॉज हेमंस विजियर एंड आर्किटेक्ट. द पिरामिड टूक टेंस ऑफ, और सॉरी मैं ऑप्शन पढ़ने लगा हूँ। इसका राइट आंसर इज खुफू वॉज हेमंस विजियर एंड आर्किटेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी, राइट सेक्शन। राइट सेक्शन में देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलता है, आपको नोट्स बनाने हैं और उसका सूटेबल टाइटल देना है। तो ये जो पैसेज है आपको अच्छी तरह से रीड करना है, इसका आपको जो सूटेबल हो वो टाइटल लिखना है और नोट्स बनाने। तो चलिए इसका हम नोट्स देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने ये नोट्स, जिसका हम लोग ने टाइटल दिया है कैमिलियन। और आपको इसी तरह से लिखना है पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, हेडिंग, रीजन ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ कैमिलियन, टाइप्स ऑफ कैमिलियन एंड थर्ड कैमिलियंस फूड। इसके जो नंबर्स है वो एक लाइन में होने चाहिए, और जो अंदर के जो सब पॉइंट्स होते हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए और एक ही लाइन में होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप इसको नोट कर दीजिएगा और देख लीजिए एक बार पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ के कि ये नोट्स कैसे मैंने बनाए हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 4 आपका एप्लीकेशन लेटर, और जो एप्लीकेशन लेटर है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये लेटर्स और ये जो अपने ऐसे है इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो पिक्चर गाइडेड है, पिक्चर गाइडेड पे मैंने एक ये वीडियो बना दी है। फिर भी आपके सामने मैं ये
स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ और ये वीडियो को अगर आपको डिटेल्स में देखना है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये रहा इसके पॉइंट्स। प्रिवेंशन फ्रॉम द कोविड-19, ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको लिखने हैं। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सेक्शन सी, ग्रामर। यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है और सबसे अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आपको लेने हैं। तो आपको ये ग्रामर, पैसेज, एप्लीकेशंस ये आपको अच्छे करने होंगे। तो ये हाई स्कोरिंग आपको अगर एग्ज़ाम में लाना है तो इसको आपको मिस नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आंसर में मार्क्स कट हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, इसका आंसर है हु। व्हेन ही वॉज यंग आई डैश क्लाइम ट्रीज। अब ये देखिए, जब मैं यंग था मैं पेड़ चढ़ सकता था। कैन नहीं हो सकता, कैन का जो पास्ट है वो कुड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। अब शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए ना फ्यू लगेगा ना मैनी लगेगी, बचा कौन सा, मच। देन गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। गंगा एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये एक यूनिवर्सल, एक सिंगल है और एक इस गंगा के लिए हम ए और एन ना लगा के हम द लगाएंगे। हिज अंकल डाइड डैश कैंसर। अब देखना गाइस, इसके कैंसर के अलावा कोई भी डिसीज़ हो या डाइड हो, अगर ये सेंटेंस आपको, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो हमेशा कोई भी डिसीज़ के लिए आपको ऑफ ही लगाना है। भले आपको लगा कि इसमें फ्रॉम या टू लग सकता है, बोलने के लिए आसान है, फिर भी ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं डाइड के साथ, और जो भी आगे जो डिसीज़ होगी या कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसके साथ ऑफ ही लगेगा, फिक्स प्रपोजिशन, जो ग्रामर का रूल होता है। नेक्स्ट, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। तो इसका जो आंसर है बिकम। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। बहुत ही इजी सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। अब नेगेटिव चेंज करना है, यहाँ पे वर्ब है डिड। डिड यहाँ पे जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, ना ही हेल्पिंग वर्ब है। आपको नेगेटिव करना है, जब भी आपको नेगेटिव का आंसर आता है आपको नॉट लगाना होता है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को साथ लेके आता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आएगा। और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो डू या तो डज आता, लेकिन ये पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। डू क्यों आया, क्योंकि आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिया डिड नॉट, और यहाँ पे जो डिड है ही, ये डिड ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की ये जो डिड है ये वर्ब सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है, ये डू का। तो हम डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डिड का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, इसीलिए यहाँ पे डू आया है। इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग, डिड लगाने के बाद या तो बच्चे क्या करते हैं ही नॉट डिड हिज वर्क वेल लगाते हैं, या तो ही डिड नॉट हिज वर्क वेल लगाते हैं, मेन वर्ब को भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करना, नॉट के बाद हमेशा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके गाइस, क्लियर। नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे इफ़ लगाना है, किसके जगह पे, अनलेस के जगह पे। तो देखिए अगर हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। अगर अनलेस को हटाना है तो इफ़ को और नॉट को ऐड करना होगा। तो हम कहाँ ऐड करेंगे, देखिए अनलेस को हम हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इफ़। अब नॉट लगाना है
मतलब यू वर्क हार्ड, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इंडेफिनिट सेंटेंस को समझ लेना नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को साथ लेके आते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यू वर्क हार्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते डू और डज। डज कब लगाते, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम या कोई भी एनी सिंगुलर पर्सन हो, उसके लिए हम डज लगाएंगे। यहाँ पे यू के लिए हम डू लगाएंगे। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका आंसर ये होगा, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे लगाना है सो दैट। तो सो दैट बहुत ईजी है, देखिए सो दैट जब भी लगाना हो ना तो सेंटेंस में देखना है डबल टू, मतलब TOON टू, ये दो टू को हटाना है और सो दैट लगाना है। और सो दैट के बाद देखिए जब भी टू का सेंटेंस हो वहाँ पे सो दैट लगाने के बाद दैट के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का इस्तेमाल ज़रूर करना। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ही इज़, ये टू को हम हटा देंगे, यहाँ पे लगेगा सो, इल, इस टू को हटा देंगे, लगेगा डैट। ही इज सो इल डैट, डैट के बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, डैट ही के बाद कैन नॉट गो टू स्कूल, क्लियर। डैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट और कैन नॉट आपको लगाना है जब भी प्रेजेंट टेंस हो, कैन नॉट पास्ट टेंस हो, कुड नॉट। तो ये ही इज़ ये प्रेजेंट टेंस है, तो डैट के बाद ही कैन नॉट आएगा, कैन नॉट के बाद आपको ये सेंटेंस पूरा करना है, गो टू स्कूल, क्लियर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस करना है, पैसिव वॉइस के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि इसका आंसर होगा टॉयज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टॉयज, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, आर हेल्पिंग वर्ब और मेकिंग अपना मेन वर्ब हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स ING फॉर्म। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे टॉयज, आर वैसे के वैसे आपको लिखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो हेल्पिंग वर्ब्स लिखनी है। मेकिंग की जो ING फॉर्म है वो ING फॉर्म में हमें बी को ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसका फार्मूला होता है हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी जो होता है, बी के लिए देखो ING जो फॉर्म होती है वो बी को लगेगा, बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है मेकिंग, मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है मेड, बिंग मेड बाय चिल्ड्रन। तो आंसर होगा टॉयज आर बिंग मेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर होगा द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। एंड लास्ट, ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव बहुत ही सरल होता है, और इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेके आना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आती है। इसका आंसर होगा हैज़ ही टेकन टी, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक से आपको MCQ पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज मिस्टर किसिंग? आंसर इज A, हर टीचर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? आंसर इज A, some part of the day. Next question, dash was called kabai? Answer is A, baker's dress. Fourth question, which seeds did Buddha ask Kisa to bring? Answer is B, mustard seed. अगर आपको लेसन याद होंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी है, और ये जो चार मार्क्स है आपके एकदम हाथ के मार्क्स से जाने नहीं चाहिए, बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये आपके चैप्टर में से होते हैं, इसीलिए चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। वन टाइम आपने अच्छे से चैप्टर रीड कर लीजिएगा जाने से पहले,
और समझ लीजिएगा कि स्टोरी क्या है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन? आंसर इज बी, क्लियर। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, आंसर इज बी, फ्रांस टू इंग्लैंड। Question number 3, from which lesson has this text been taken? Answer is C, black aeroplane. ये ब्लैक एरोप्लेन का ही एक्सट्रैक्ट है। अगर आपको पता है या आपने रीड किया होगा तो आपको पता होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यह है आपकी पोयम का एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही सरल है। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द अबोव पोएम? बहुत इजी है, आंसर इज सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड, वेयर वॉज द क्रो? क्रो कहाँ था? ऑन हेमलॉक ट्री, आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन, द पोएट्स मूड गॉट चेंज व्हेन? आंसर इज बी, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज वॉज नॉट absence ऑफ फियर दैट द ट्रियम्फ ओवर इट. A brave man is not one who does not feel afraid, but one who conquers that fear. इसका मीनिंग है, मंडेला कहते हैं, मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला, जो साहस होता है, जो करेज है, वो डर की अनुपस्थिति, जो एब्सेंस है, एब्सेंस नहीं है बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। ओके, बहुत ही सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड confide more in her diary than in people? Answer is, Anne thought she could confide more in her diary than in people because एने ने सोचा कि वह अपनी डायरी में लोगों की तुलना में अधिक विश्वास कर सकती है, क्योंकि बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल, उसने वो महसूस किया कि लोगों की तुलना में कागज अधिक धैर्य है, मतलब कागज में बहुत ही पेशेंस है, किसके तुलना में? लोगों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर एक्साइटेड क्यों था टी गार्डन देखने के लिए? राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर एक्साइटेड था टी गार्डन देखने के लिए बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर सीन टी गार्डन बिफोर, उसने इसके पहले कभी भी टी गार्डन्स को नहीं देखा था। एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट टी प्लांटेशन, और वो जानने के लिए उत्सुक था, किस लिए? अबाउट टी प्लांटेशन के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडेंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? वो जो एल्डरली वुमेन है उसके साथ वल्ली फ्रेंडशिप क्यों नहीं, अपना फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाना चाहती थी, या फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी? आंसर इज, वल्ली डिडेंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वो नहीं करना चाहती थी उसे फ्रेंड, क्योंकि शी फाउंड द वुमेन रिपल्सिव मतलब होता है कि विचित्र, कुरूप, जो दिखने में अच्छा नहीं हो। उसने उस वुमेन को है ना एक कुरूप रूप में देखा था, मतलब उसको वो अच्छा नहीं लग रही थी चेहरे से भी या लुकिंग से भी। क्यों? देखो आगे देखनिए। द वुमेन हैड बिग ईयर होल्स विद द अगली ईयर रिंग्स इन दे, उसके जो कान थे ना, कान के जो होल होते हैं बहुत ही बड़े बड़े थे, और उसने पहने हुए थे ईयर रिंग्स, बहुत ही भद्दा दिखने वाला ईयर रिंग्स पहने हुई थी। ओके सॉरी। शी वॉज चेविंग द बैटल,
वो चबा रही थी बेटल, बेटल नट होता है सुपारी। एंड हर माउथ वॉज फिल्ड विद बेटल जूस, उसके जो माउथ थी वो सुपारी के जो जूस थे ना उससे भरा हुआ था। विच वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और कभी भी उसके लिप्स से वो स्पिल हो सकता था। ऐसे लग रहा था कि वो अब थूक है ना, वो अब थूकने वाली है किसी की, मतलब कभी भी कोई भी मोमेंट में। तो इसीलिए वो दिखने में थोड़ी सी वो अजीब ही थी, इसलिए वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी। ओके, गॉट इट। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट भी करके बता दीजिए कि आपको कौन से आंसर्स समझ में नहीं आए। वैसे तो यहाँ पे ही समझा रहे हम, और जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज मीज टू ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मीज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया था इंग्लैंड के लिए। तो मीज वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर, तो मीज को ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड में बाय एयर। द ऑथर बॉट मीज लंडन वाया पेरिस, ऑथर जो मीज को ले आया लंदन, कहाँ से, पेरिस द्वारा लंदन को ले आया था। द एयरलाइन इंस्टीटेड दैट मीज शुड बी पैक्ड इनटू द बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, एयरलाइन की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो उनकी जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि मीज को एक बॉक्स में पैक करके लेके जाना है, लेकिन वो 18 इंचेस स्क्वायर के ऊपर नहीं, मतलब उतने साइज़ के ऊपर नहीं होने चाहिए, 18 इंचेस के ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट हिज फीट, और उसने वो कैरिड किया था फ्लोर पे अपने पैरों के पास। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द बुद्धा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, द बुद्धा वांटेड किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, बुद्धा चाहते थे किसा गौतमी को समझ, मतलब एक अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे कि दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है। ही वांटेड हर टू सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो भी लाइफ और डेथ की जो सच्चाई है वो उसे दिखाना चाहते थे। एंड डेथ एंड एक्सेप्ट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड एक्सेप्ट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो भी मनुष्य के भाग में है वो उसे स्वीकार करना होगा। तो बुद्धा यही उसे समझाना चाहते थे कि जो भी मृत्यु है वो सबके लिए कॉमन है, और वो वही दिखाना चाहते थे कि जो लाइफ और डेथ की जो सच्चाई वो उसे दिखाना चाहते थे, और मनुष्य के भाग में जो भी भाग्य होता है मनुष्य का वो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो उसका पहली उड़ान थी। एंड ही थॉट, और वो सोचता था, दैट हिज विंग्स कुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके जो पंख है उसे वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए वो उड़ने के लिए डर रहा था। ये सारे आंसर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये सामने प्रस्तुत की है, आपके सामने ये लेके आए हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर ये आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड, अगर वो मरमेड होती तो अमांडा क्या करती। इफ अमांडा वर मरमेड देन शी वुड मूव स्लोली ऑन लैंग्वेड एमराल्ड सी, वो मूव करना चाहती है स्लोली एमराल्ड सी लैंग्वेज, मतलब जो शांत हरा भरा समुंदर है उसमें वो स्लोली मूव करना चाहती थी। शी वुड बी सोल इनहेबिटेंट ऑफ रिलैक्स्ड ग्रीन सी, जो भी हरा समुंदर है उसमें वो आराम से और अकेली निवासी बनना चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। आंसर इज, fire stands for desire, avarice, lust, conflict and fury. Desire means इच्छा, greed, लालच, avarice, लोभ, lust means हवस, conflict, संघर्ष, fury, रोष। I stands for cruelty. क्रूएल्टी मीन्स होता है क्रूरता, इनटॉलरेंस,
असहिष्णुता, रिजिडिटी, कठोरता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, शीतलता, इंडिफरेंस, उदासीनता एंड हैट्रेड, घृणा। तो ये सारे इसका आंसर है और अच्छे से याद करना, क्योंकि देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आइस का मतलब होता है, देखिए जो इन के सेंटेंस है तीन ही है, इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड इनडिफरेंस। इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस। आइस को समझना कोल्डनेस होता है, कोल्डनेस, सी फॉर कोल्डनेस, सी फॉर क्रुएल्टी एंड लास्ट में हैट्रेड। तो बहुत ईजी है याद करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where are the trees in the poem The Trees? What do their roots, their leaves and their twigs do? पोएम द ट्रीज में ट्रीज कहाँ है, उनके रूट्स क्या कर रहे हैं, उनके लीव्स क्या कर रहे हैं और उनके ट्विग्स क्या कर रहे हैं। ट्विग्स मीन्स होता है टहनी। इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोइट्स हाउस। जो ट्रीज है वो जो पोएट है उनके घर में है। Their roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. जो उनके रूट्स है वो अपने आप को उनसे डिसएंगेज कर रहे हैं और वरांदा जो फ्लोर है, उनका बरामदा है, उनको वो क्रैक करते हुए खुद को डिसएंगेज कर रहे हैं। द लीव्स मेक्स एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास। जो पत्ते हैं वो एफर्ट्स लगा रहे हैं ग्लास के तरफ, मतलब विंडो के तरफ। एंड व्हाइल द स्मॉल ट्विग्स गेट स्टिफ विथ एक्सर्शन। तभी वो टहनियाँ क्या हो गई है, स्टिफ हो गई है। एक्सर्शन मतलब तनाव के कारण वो एकदम स्टिफ हो गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट क्यों चिंतित थे ट्रिकी को लेकर। डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी क्योंकि बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट एंड इनएक्टिव। वो एकदम मोटा होते जा रहा था और इनएक्टिव, एकदम सुस्त होते जा रहा था। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया टू मिसेस पम्फ्री को क्या करने के लिए सजेस्ट किया, टू कट डाउन हिज फूड, जो फूड है उसे देती है उसे थोड़ा सा कट करने के लिए कहा डाइटिंग पे। एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली, और उसे डेली एक्सरसाइज देने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वॉज भोली सेंट टू स्कूल। ऐसा कौन सा असामान्य रीज़न था, ऐसा कारण था जो भोली को स्कूल भेजा गया था। आंसर इज भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि हर पेरेंट्स थॉट दैट देयर वॉज अ लिटिल और नो चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। उनके पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि उसकी शादी के चांसेस है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। विथ हर अगली फेस एज वेल एज हर लैक ऑफ सेंस। क्योंकि उसका जो फेस था वो थोड़ा अगली था। वो आपको पता ही होगा अगर चैप्टर पढ़ा होगा, वो फेस अगली क्यों था, क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स हुए थे और स्मॉल पॉक्स के कारण उसके चेहरे पे दाग हो गए थे। एज वेल एज हर लैक ऑफ सेंस, और उसका जो सेंस था वो भी कम था क्योंकि वो बचपन में क्या हो गई थी, गिर गई थी, इसलिए सर पे चोट आने के कारण उसका जो सेंस था वो बहुत कम था। द तहसीलदार हैड ऑल्सो आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स। वहाँ पे जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल को कहा था कि अपने बिटिया को भेज देना, अपने जो बेटी है भोली उसको भेजना है टू स्कूल, टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सके लोगों के लिए कि आप अपने बेटी को इस स्कूल में भेजना है, उसे शिक्षित करना है। ये एक एग्जाम्पल होगा सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स। जो बुक थी वो कैसे थिंक टैंक्स का जो ओपिनियन है उसे चेंज की पृथ्वीवासी के बारे में। थिंक टैंक्स यूज्ड टू बिलीव दैट द मार्शियन वॉज सुपीरियर रेस टू द अर्थलिंग्स। थिंक टैंक का जो भरोसा है वो भरोसा था कि जो मार्शियन है, जो वहाँ पे रहने वाले, मार्स पे रहने वाले जो लोग हैं, वो पृथ्वीवासी से अच्छी प्रजातियों के लोग हैं, मतलब पृथ्वीवासी से बहुत अच्छे समझते थे खुद को। ही मिस इंटरप्टेड द नर्सरी राइम्स। जो नर्सरी के राइम्स थे, जो पोएम्स थे, आप लोगों ने देखा होगा उसमें, उसको वो कैसे मिस इंटरप्टेड करते हैं। उन्होंने उस पोएम को किस तरह से गलत वे में उन्होंने समझा था। एंड थॉट दैट द अर्थलिंग्स वॉज वर पावरफुल क्रिएचर्स। और वो राइम पढ़ने के बाद उन्होंने जो सोचा, उन्हें ऐसा लगा कि अर्थलिंग जो पृथ्वीवासी है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली प्राणी है।
एंड वर प्लानिंग एन अटैक ऑन देम, और वो प्लानिंग कर रहे हैं उन पे अटैक करने की। ही अज्यूम्ड हम्टी डम्टी इज राइम, जो राइम में जो फोटोज था हम्टी डम्टी का, वो अज्यूम किया खुद को, मतलब वो दिखता कैसे था, एक खुद के थिंक टैंक जैसा ही वो उसका चेहरा था। तो उसे लगा कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एज हिमसेल्फ एंड फ्लेड टू, और वो भाग गया अल्फा सेंटोरी। कहाँ भाग गया वो? अल्फा सेंटोरी, टू सेव हिज लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए। तो आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा, और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करके उनकी भी हेल्प करें कि अच्छे से वो रीड करें, अच्छे से लर्न करें, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये आंसर्स आपके लिए लाया हूँ। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आगे भी हम सारे सेट को कवर करने वाले हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। तो चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।